आपका धर्म देख के सच बदल नहीं जाता। और ये मुस्लिम दुनिया को भी पता है कि सब ठीक ठाक चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, और हमास ने फालतू में अटैक कर दिया इजराइल के, क्योंकि भारत में कुछ करने की इनकी औकात नहीं है। बस स्प्रे पेंट कर दिया दिल्ली में मेट्रो के बगल में। एक कैन बेचारा किसी बेरोजगार गरीब को पकड़ लिया पंजाब से, उसको बोला कि अले पुत्र दे 10,000 20,000 रुपए। उसके लिए कुत्तों को ना घी हजम नहीं होता। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी ना, हमास भी वही है। हमास को ना घी हजम नहीं हुआ, उसके पेट में मरोड़ आ गई। अब वो मार खा रहा है, अब चीख रहा है 10-10 दिन की, 5-5 दिन की, 1-1 दिन की। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इसके पहले कि हम दीन दुनिया की खबरें सुनाएं आपको इजराइल ले जाएं, वापस भारत ले आएं और बाकी जो भी लेटेस्ट खबरें हैं वो सुनाएं, एक अच्छी खबर है। और अच्छी खबर यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो एक्सटेंडेड रेंज है उसको फायर करा गया था। मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो हमारा है लेटेस्ट, जिसका नाम है इंफाल, आईएनएस इंफाल। आईएनएस इंफाल से यह मिसाइल फायर करी गई। देखिए छोटा सा वीडियो। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से इंफाल ने एक बुल्स आई स्कोर करी है। अपना टारगेट सीक करते हुए मिसाइल गई और बिल्कुल बुल्स आई जिसको कहते हैं ना, कि जहां पे निशाना लगाए थे एकदम वहीं पे जाके ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज ने ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर से टेक ऑफ करते हुए टारगेट को नस्ते-नाबूद कर दिया। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस इंडियन नेवी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जबरदस्त काम है। वीडियो देख के मजा आ गया दोस्तों। और मेरा एक और बात मन चाह रहा है कि एक और बार वीडियो देखूं, तो आप भी देखिए, मैं भी देखता हूं एक बार और। दोस्तों, इसको कहते हैं बुल्स आई। अच्छा, अब हम आते हैं अपने अगले समाचार पे। दोस्तों, वैगनर ग्रुप का आपको याद है, प्रिगोजिन जिसका था हेड, जिसने पुतिन के खिलाफ जंग बोल दी थी और जो यूक्रेन में भी एक्टिव था। फिर वो कहा था जिसने कि प्रिगोजिन ने कहा था मैं वैगनर ग्रुप को लेके मॉस्को पे चढ़ाई कर दूंगा, पुतिन को हटा दूंगा, ये सब। फिर वो मर गया और लोग कहते हैं पुतिन ने उसको एक एयर क्रैश में मरवा दिया। वही वैगनर ग्रुप। यूएस का कहना है कि वैगनर का जो ये मर्सनरी ग्रुप है, जो भाड़े के फौजी होते हैं, भाड़े के सैनिक जो हैं, ये वैगनर ग्रुप के पास है। दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मर्सनरी आर्मीज है इनके पास। इन लोगों ने बोला है कि इनकी बातचीत हो गई है हिजबुल्लाह के साथ थ्रू तेहरान। जाहिर सी बात है, हिजबुल्लाह किसने पैदा करा? ईरान ने पैदा करा। तो जो हिजबुल्लाह है, जो लेबनान को कंट्रोल करता है, उसके साथ इनकी बातचीत हो गई है। और यह बताया है कि आर इंफॉर्मेशन, ये कहता है, देखिए पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। ये कहता है आर इंफॉर्मेशन इंडिकेट्स दैट वैगनर एट द डायरेक्शन ऑफ द रशियन गवर्नमेंट वाज प्रिपेयरिंग टू प्रोवाइड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी टू ईदर हिजबुल्लाह और ईरान। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सपर्सन जॉन कर्बी ने कहा है। अच्छा जी, ये कहानी क्या है? देखिए दोस्तों, जब हवाई जहाज उड़ता है ना, अब देखिए इजराइल, तो दोस्तों कहानी क्या है? आपको पता है कि इजराइल इस वक्त गाजा को ठोक रहा है, ज्यादातर हवाई हमले से ठोक रहा है, लेकिन एक भी इजरायली जहाज पे अटैक नहीं हुआ। अटैक हो ही नहीं सकता। वो 20,000 फुट से अटैक कर रहा है। इनको तो जहाज दिखते भी नहीं है गाजा वालों को। जो हमास के हैं टेररिस्ट, उनको जहाज दिखते भी नहीं, क्योंकि ये जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है एयर डिफेंस की। एयर डिफेंस क्या होता है दोस्तों? जब हवाई जहाज जाता है तो नीचे आपका रेडार होता है, आपकी मिसाइल होती है, आपके गन्स होते हैं, और वो जो रेडार है वो पकड़ लेता है कि हाँ यहां पे हवाई जहाज आता है। फिर वो आईएफएफ करता है। आईएफएफ यानी कि आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, यानी कि पहचान करो कि ये जो जहाज है दोस्त या दुश्मन, यानी कि अपना तो नहीं है या फिर दुश्मन का है। जैसे ही पता लगता है, और ये सेकंडों में होता है दोस्तों, सेकंडों में, और जैसे ही होता है यहां से मिसाइल टेक ऑफ करती है हवाई जहाज। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पर लॉक इन कर सकती है, हीट सिग्नेचर पर लॉक इन कर सकती है, यानी कि कुछ भी इस हवाई जहाज का होगा उस पर लॉक इन कर जाएगी। फिर इसके पीछे पीछे वो हवाई जहाज ऐसे मुड़ेगा तो मिसाइल भी, आपने पिक्चरों में देखा होगा, इंग्लिश मूवीज में बड़ा कॉमन है, दिखाते हैं कि हीट सीकिंग मिसाइल जा रही है, पीछे लगी हुई है। सो दैट इज इसेंशियली एयर डिफेंस कवर। अगर मैं मोटा मोटी समझाऊं, एयर डिफेंस कवर बहुत बड़ी चीज है। इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट, वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन आपको झट से 30 सेकंड में समझाने के लिए मैंने ये बता दिया कि इस तरीके से होता है। तो दोस्तों, बीच में आता है रूस का वैगनर ग्रुप और कहता है कि हम एयर डिफेंस कवर देंगे हिजबुल्लाह को और ईरान को। अब हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस कवर हमें समझ में आता है, क्योंकि हिजबुल्लाह एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पास जाहिर सी बात है इस तरीके की कैपेबिलिटीज नहीं होंगी, एडी कैपेबिलिटीज नहीं होंगी एयर डिफेंस की, जाहिर सी बात है। लेकिन ईरान के पास है, लेकिन फिर भी
अमेरिकन का यह कहना है कि वैगनर ग्रुप को ठेका मिला है यहां पे जाके ये काम करने का। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है यूएस के, इसके जॉन कर्बी जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने फिर यह बोला है कि ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने का फैसला करा है इन रिटर्न फॉर सपोर्ट, यानी कि आप हमें एयर डिफेंस कवर देंगे। आपको पता है रूस से हमने सिस्टम लिया था S-400, आपको याद है? ये फोटोग्राफ देखिए दोस्तों S-400 की। ये भारत ने खरीदा था, आई थिंक 5-5.5 अरब डॉलर का खेल था ये पूरा, जो हमने रूस से लिया था। वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस सिस्टम है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैगनर ग्रुप यही सिस्टम्स इस्तेमाल करेगा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि S-400 भी एयर डिफेंस का एक बहुत अहम हिस्सा है भारत में। तो जो वैगनर ग्रुप है, ज्यादातर लोग इसमें फौजी हैं पुराने। जब फौजी फौज छोड़ देता है तो वर्दी ही तो छोड़ता है, ट्रेनिंग तो वैसी रहती है, दिमाग और दिल तो वही रहता है। जो ट्रेनिंग है उसकी, जो उसका टैलेंट है लड़ने का, वो तो वही रहता है, और इसी का वैगनर ग्रुप फायदा उठा रहा है। तो जॉन कर्बी हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्पोक्स पर्सन है अमेरिका के, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब कि ईरान ने सौदा करा रूस को कि रूस, तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारी बैलिस्टिक मिसाइल तो तुमने यूक्रेन में ठोक ठोक के अपनी आधी खत्म कर दी, अब तुम्हें चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल। श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल देंगे, हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन तुम्हें हमको एयर डिफेंस कवर देना पड़ेगा। यानी कि तुम डायरेक्टली तो अपने ट्रूप्स नहीं स्टेशन करोगे हमारे यहां, तो तुम्हारा वैगनर ग्रुप है, रूस का वैगनर ग्रुप है, तुम उसको लेटेस्ट हथियार दो और वैगनर ग्रुप यहां पे आएगा और हमें प्रोटेक्ट करेगा 24 घंटे। ईरान को किस चीज का डर है दोस्तों? मैं आपको बताता हूं बीच में क्या हुआ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग हुई, उसमें ईरान भी था, सऊदी भी था, यूएई भी था, बड़े बड़े देश थे, ठीक है जी। इनकी 2-3 मीटिंग हुई। अब ईरान डेस्परेट है, आपने एक बात नोट करी है? आप सोचिएगा, मैं जो बात, देखिए दुनिया में जो पॉलिटिक्स होती है किस तरीके से चलती है। बहुत बड़े बड़े लाखों लोगों के प्रोसेशन, लाखों लोगों की भीड़ सड़क पर निकल रही थी, जो कह रहे थे कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम हमास के साथ हैं, इसके साथ हैं, उसके साथ हैं। आपने देखा 4-5 दिन से थोड़ा सा कम हो गया है मामला, आपने नोट करा है? हल्का सा कम हो गया है। भीड़ अभी भी निकल रही है, लेकिन वो बड़ी बड़ी भीड़ अब नहीं निकल रही, पहली बात। दूसरी चीज, सऊदी अरब के अंदर ही एक शख्स निकला और उसने पैलेस्टीन का, वो हज के लिए गया और पैलेस्टीन का उसने वो सर पे पहना था, स्कार्फ पहना था, कैफिया बोलते हैं, वो उसने पहना था, चेकर्ड स्कार्फ होता है वो पहना था, और हाथ में उसने तस्वीर ले रखी थी पैलेस्टीनियन रंग की। उसको पकड़ के पुलिस ने जेल में डाल दिया। आप देखिए, सऊदी अरब दुनिया का एक खास मुस्लिम देश, जहां पे मक्का भी है, मदीना भी है, और दुनिया के सारे मुसलमान, एटलीस्ट जो मुस्लिम कंट्रीज के मुसलमान हैं, कम से कम वो तो मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, और उनको लगता है कि इजराइल इनके ऊपर ज्यादती कर रहा है। राइट? उनकी राय है, दे आर वेलकम, उनकी राय वो अपनी रख सकते हैं। लेकिन यहां पे एक इस्लामिक देश सऊदी अरब कहता है कि नहीं, ये बकवास हमारे देश में मत करना। आप सोचिए दोस्तों, यही बात मैं डे 1 से कह रहा हूं, जब से लड़ाई शुरू हुई है मैं यही बात कह रहा हूं। मुंह जबानी सब हैं फिलिस्तीन के साथ, कोई खड़ा नहीं दे रहा। कोई फिलिस्तीन का नाम का कोई, मतलब वहां पे बंदा खड़ा हो जाए, झंडा वेव कर दे सऊदी अरब में, तो मार मार के कचूमर बना देते हैं उसका। अच्छा, वो जो फिलिस्तीन का वो पहन के आया था, ड्रामा कर रहा था वहां पे, उसका अभी तक पता नहीं लगा क्या हुआ। अभी हो सकता है उसकी मेहमान नवाजी जेल के अंदर हो रही हो अच्छी तरीके से, तो सऊदी अरब ने मना कर दिया। तीसरी चीज, ईरान फ्रस्ट्रेट हो गया यार। ईरान ने बोला, भगवान के लिए यार, अल्लाह के नाम पे कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो इजराइल के खिलाफ, कुछ तो, वो सबसे भीख मांग रहा है ईरान, कुछ तो करो, कुछ तो करो भाई। उसने 3-4 आपको ऑप्शन दिए थे ईरान ने। एक तो कह रहा था कि चलो हमला ही बोल देते हैं, ईरान ने बोला। फिर लोगों ने समझाया कि पागल आदमी, वहां पे अमेरिका के, इजराइल के बाहर समुंदर में अमेरिका के बड़े बड़े जहाज खड़े, उनके न्यूक्लियर सबमरीन खड़ी, एक बटन दबाया तो ईरान जो है इतिहास के पन्नों में चला जाएगा। थोड़ा सा ना अपने कद काठी के हिसाब से बात किया कर। तो ईरान ने फिर दूसरों को भड़काया। एक तो मिलिट्री एक्शन की बात करी, फिर उसने बोला कि डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दो डिप्लोमेटिक टाइज, उसका भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसने बोला इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओ अपने इजराइल के ऊपर, इकोनॉमिक सैंक्शंस, तेल देना बंद करो, ये कर दो, वो भी नहीं हुआ। अब ईरान हो रहा है डेस्परेट। ईरान कह रहा है यार कुछ तो करो यार, अल्लाह का वास्ता कुछ तो करो। अब ईरान छटपटा रहा है, अब ईरान को लग रहा है डर। देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम दुनिया भी ना बीच में से फ्रैक्चर्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि हाँ साहब इजराइल ने ज्यादती की है,
लेकिन कहीं ना कहीं देखो, सच तो सच होता है यार। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसका सच का उससे कोई लेना देना है नहीं। आपका धर्म देख के सच बदल नहीं जाता। और ये मुस्लिम दुनिया को भी पता है कि सब ठीक ठाक चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, और हमास ने फालतू में अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। हाँ, यह बहस हो सकती है कि इजराइल को इतना मारना था और इजराइल ने उससे 10 गुना ज्यादा मार दिया, वो बात अलग है। दैट्स अ सेपरेट डिबेट ऑल टुगेदर। लेकिन सोते हुए शेर को छेड़ा किसने? हमास ने छेड़ा। अब हमास चीख रहा है कि ज्यादा मार दिया, मुझे ज्यादा मार दिया। तो दोस्तों, ये जो ईरान अचानक एयर डिफेंस कवर मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? क्योंकि ईरान को पता है कि पूरी मुस्लिम दुनिया में अब धीरे धीरे ईरान तन्हा हो रहा है। क्योंकि ईरान ने देखा ना कि वो जोश, वो वलवला, वो एक जज्बा सड़क से निकला था, मुस्लिम स्ट्रीट से निकला था। निपटा दो इजराइल को, निपटा दो। इसने भी बोला निपटा दो, ये भी भावनाओं में बहेगा भैया। तो दोस्तों, ईरान के साथ वही हुआ जो असरानी के साथ शोले में हुआ था। याद है आपको मशहूर सीन, आधे मेरे दाएं आधे मेरे बाएं, बाकी मेरे पीछे। वही जब ईरान आगे चला गया, जब उसने पीछे मुड़ के देखा कोई है ही नहीं मेरे साथ। तो अब ईरान को हो रही लुप। ईरान को ऐसा लग रहा है कि किसी भी दिन ये अगर एक्सपैंड करता है वॉर, तो इनको पता है कि कलेश की जड़ जो है ईरान है। इजराइल को पता है, और इजराइल वाले वहीं पर इजराइल वाले तो कई दशकों से कह रहे हैं कि बम मारो इनके ऊपर। वो तो कब से कह रहे हैं, अमेरिका ही बीच में कि नहीं, वी आर टॉकिंग टू देम, हम बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला ये लातों के भूत हैं यार, ये बातों से नहीं मानते, मार मार के दुम्बा बनाओ इनको। इजराइल बहुत पहले से कह रहा है, लेकिन ये मामला फिर रफा दफा हो गया। आज डर के मारे ईरान कह रहा है कि हमें एयर डिफेंस कवर चाहिए। दोस्तों, एक और खबर आई है सीज फायर की। इजरायली कैबिनेट ने एक सीज फायर यानी कि युद्ध विराम घोषित करा है, और हमास 50 हॉस्टेजेस को छोड़ देगा। यह डील हुई है। पूरी रात भर की मीटिंग चली, बेंजामिन नेतन्याहू भी थे उस मीटिंग में, और उनकी पूरी कैबिनेट थी। उन्होंने बोला कि यह बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन यह सही फैसला है सीज फायर का। और इजरायली गवर्नमेंट इज कमिटेड टू ब्रिंगिंग ऑल abductees होम। टुनाइट द गवर्नमेंट अप्रूव द आउटलाइन फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ अचीविंग दिस गोल, अंडर विच 50 abductees, women and children will be released over a span of 4 days, during which there will be a lull in the fighting. तो स्टेटमेंट सेट। अच्छा देखिए, ये कहते हैं कि इजराइल की कमिटमेंट है कि एक एक बंदे को अपने वापस लेकर आना है। देखिए, हमास को यही फायदा है सबसे बड़ा। हमास को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मरे, क्योंकि हमास की जितनी भी लीडरशिप है वो तो गाजा में है नहीं। लीडरशिप इनकी सारी की सारी कतर में रह रही है, कोई कहीं रह रही है, कोई तुर्की में, कोई फलाना, कोई ढिमका। यहां पे तो रह ही नहीं रहे ये लोग भाई। यहां पे तो ये लोग रह ही नहीं रहे। गाजा में तो जो हमास के नीचे वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी कुटाई हो रही है। जो सबसे अमीर हैं, अरबों अरबों डॉलर जिनके पास है, जो लीडरशिप है, ये हानिया फानिया लोग कहां रहते हैं? लोग ये तो बाहर रहते हैं ना यार, ये थोड़ा ना रहते हैं वहां पे। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो सीज फायर है, यहां पे छोड़े जाएंगे लोग 50, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। ये लोग छोड़े जाएंगे, और द रिलीज ऑफ एवरी 10 एडिशनल abductees विल रिजल्ट इन एडिशनल डे ऑफ रिस्पाइट। यानी कि जब हमास 10 और छोड़ेगा तो ये एक दिन और अटैक नहीं करेंगे उनके ऊपर। तो ऐसे 10-10-10, पहले 50 छोड़ेंगे, फिर 10 के 10 के 10 के लौट में। यानी कि अगर और 5 दिन ये कुछ नहीं करते, और 5 दिन ये बमबारी नहीं करते, तो हमास 50 बंदे छोड़ेगा। फिर ये 5 दिन नहीं करते तो हमास फिर 50 बंदे छोड़ेगा। ये इनकी डील हुई है। हमास ने ये बोला है कि हम इसका स्वागत करते हैं, और ये बोला है कि फ्रीइंग ऑफ हॉस्टेजेस हेल्ड बाय ग्रुप इन गाजा इन एक्सचेंज फॉर रिलीज ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स। ठीक है जी। और the provisions of this agreement were formulated according to the vision of the resistance and its determinants that aim to serve our people and enhance their steadfastness in face of aggression. देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपको। हमास तो गए हो, ये जो सीज फायर चल रहा है ना, हमास को भी पता है, इजराइल को भी पता है। हमास क्या कर रहा है? देखिए, हमास आतंकी है, लेकिन जो हमास सोच रहा था कि दुनिया भर में जो इनिशियल सपोर्ट था ना 1 महीने में, अब वो धीरे धीरे दोस्तों सपोर्ट कम हो रहा है। अब सिर्फ पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे सपोर्ट है हमास के लिए, सिर्फ पाकिस्तानी टीवी चैनल्स। जो पाकिस्तानी पंजाबी टीवी चैनल्स है ना, कि इजराइल बहुत बुरा है और इजराइल जातियां करता है, ये जो उर्दू का मर्डर करते हैं ना रोज लाहौरी पंजाबी, ये है चल रहा है बस वहां पे। एक्चुअल ग्राउंड पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। देखिए, लड़ाई को 40-45 दिन हो गए, मोटा मोटी ज्यादा हो गए उससे। मैं एक बात बताइए, अभी तक कोई मुस्लिम देश सामने क्यों नहीं आया मदद करने के लिए? कितना टाइम लगता है? सब तो आसपास मुस्लिम देश हैं उसके, एक ने उंगली नहीं उठाई मदद करने की। इजराइल मार रहा है, ये लोग कह रहे हैं यार थोड़ा सा धीरे मारो यार, बच्चे को बहुत तेज लग रही है, इतना मत मारो यार,
कोई मुस्लिम देश कह रहा है हम इसकी निंदा करते हैं, दूसरा कहता है हम कड़ी निंदा करते हैं, तीसरा कह रहा है हम भीषण निंदा करते हैं, चौथा कह रहा है हम भयंकर निंदा करते हैं, पांचवा कह रहा है हम विस्फोटक निंदा करते हैं। वह निंदा ही निंदा कर रहे हैं। ओह, वहां से बैंड बजाया जा रहा है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या है, प्रिजनर छोड़ के थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस हमास को मिला है। लेकिन इजराइल को भी पता है कि जब तक हमास है, तब तक इजराइल को खतरा है। और दोस्तों, इजराइल में बता रहा हूं, ये बेवकूफ अगर बन भी रहे होंगे दुनिया वाले, कम से कम इजराइल और हमास बेवकूफ नहीं। हमास को भी पता है कि हम कूटे जाएंगे, और इजराइल को भी पता है कि ठीक है, ये 200-250 हमारे बंदे ले गया है, वहां पे पकड़ के ले गया है। जिस दिन हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल गया, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको आज गारंटी के साथ कह रहा हूं, यू सेव दिस वीडियो, जिस दिन इजराइल को यह पता लग गया कि हमारे जितने भी बंदे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल हमारे बंदे सेफ हैं, ठीक है, हमारे बंदे अब हमारे पास हैं, इजराइल ने बड़ा वाला बम गिराना है गाजा पे, बड़ा वाला। ये तो निपटा देंगे पूरे को। इन्होंने, हमास ने बहुत बड़ी गलती कर दी दोस्तों, बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी। ये शेर सो रहा था, उसको सोने देते, शेर सो रहा था उसको सोने देते, बाद में बात कर लेते कि शेर साहब ऐसा है कि थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, वैसा बात हो जाती इनकी। कुत्तों को ना घी हजम नहीं होता दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी ना, हमास भी वही है। हमास को ना घी हजम नहीं हुआ, उसके पेट में मरोड़ आ गई। अब वो मार खा रहा है, अब चीख रहा है 10-10 दिन की, 5-5 दिन की, 1-1 दिन की, ऐसे प्लान बन रहा है कि अभी 5 दिन के लिए रुक जाओ, हम 50 छोड़ देते हैं, फिर हम 10 छोड़ देंगे, फिर 1 दिन, फिर हम और 10 छोड़ेंगे, एक और दिन सीज फायर। इस तरीके से दिन दिन की जिंदगी की मोहलत है हमास के पास। और एक दिन आएगा जब या तो जो हॉस्टेजेस हैं वो वापस इजराइल पहुंच जाएंगे, या फिर हॉस्टेजेस वो नहीं रहेंगे, या उनको शिफ्ट कर देगा हमास कहीं। जिस दिन उनको ये पता लग गया, और आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे जो हॉस्टेजेस हैं इन लोगों ने गाजा में रख रखे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इजराइल को अगर ये पता लग गया कि उस बिल्डिंग में हमारे बंदे हैं तो वहां पे बम नहीं गिराएगा। ये अपनी छाती से लगा के रखा है इन्होंने हॉस्टेजेस को। जिस दिन इजराइल को गारंटी हो गई कि इस पूरे 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर के एरिया में एक भी इजरायली नहीं है, तो वड्डा वाला, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना वड्डा वाला बम देके मारेंगे वहां पे अच्छी तरीके से। एक और दोस्तों खबर है डॉक्टर जयशंकर की, और डॉक्टर जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट पेनी वोंग, जो ऑस्ट्रेलिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनके साथ बातचीत करी। और उनमें यह बोला गया कि जब पूछा मीडिया ने कि साहब क्या आपने निज्जर के बारे में बात करी, क्या आपने वो कनाडा के साथ जो मामला हुआ था, नॉट स्पेसिफिकली निज्जर का नाम नहीं लिया, पर क्या आपने कनाडा के मामले में बात करी? उन्होंने बोला जी हां, मैंने मिनिस्टर वोंग से बात करी है। ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, कनाडा के साथ भी अच्छा है, भारत के साथ भी अच्छा है, तो यह बहुत जरूरी था कि हम ऑस्ट्रेलिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते। और फिर बोला उन्होंने कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि की इशू रियली इज स्पेस विच इज बीइंग गिवन। देखिए बात यह है ना कि डॉक्टर जयशंकर को पता है उनको क्या बोलना है। इज अ वेरी मैच्योर डिप्लोमैट यार, वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है, पक्का खिलाड़ी है, सॉलिड बंदा है। उसने बोला कि देखो यार, एक्सट्रीमिज्म को आप स्पेस दे रहे हो। कोई बंदा कहता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को गोली मारी, चलो उसकी झांकियां निकालते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये जो मानसिकता को स्पेस दे रहे हो, ये जो आप कह रहे हो, और ये मैं कैनेडियंस को भी बोलता हूं, ये जो आप कह रहे हो ना फ्रीडम 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 फ्रीडम, ठीक है, आपने फ्रीडम देना था, आपने दे दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका कानून कहता है आप करो, आपका कानून ये कहता है कि मंदिरों पर अटैक करना है, ठीक है, हमें बुरा लग रहा है, हमारी तरफ से गलत है, लेकिन कोई नहीं, आप कर रहे हो ना। अब सुनो, आगे सुनो मेरी बात। आपका कानून ये कहता है कि भैया आपको तिरंगे की शान में गुस्ताखी करनी है, चलो। आपका कानून ये कहता है कि आपको हमारे हाई कमीशन पे अटैक कर, ये सब चीजें हो कहां रही हैं? ये किस लोकेशन में हो रही है? तो कनाडा में हो रही है, ये तो भारत में नहीं हो रही। क्योंकि भारत में अगर तिरंगे का अपमान करोगे तो मामला पुलिस तक जाएगा ही नहीं। आप ये मत सोचना कि मैं वायलेंस को बढ़ावा दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी भी खालिस्तानी को गलतफहमी हो तो एक बार दिल्ली में या कहीं पे उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही मत करना। यहां पे तो लोग ही अलग टाइप के रहते हैं, लेकिन भारत में कहीं पर भी आप जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, अगर आपने तिरंगे का अपमान करा तो पुलिस आएगी, कोई फोन करेगा, तब तक तो वहां पे कोर्ट कचहरी लग चुकी होगी। बिकॉज पीपल आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्लैग ना, पीपल आर वेरी पॉजिटिव, जो बड़ा जिसको कहते हैं दिल के करीब है। तो ये जो भी गंद मचाते हैं खालिस्तानी, ये तो कनाडा में मचाते हैं। यही डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म को स्पेस दे रखा है इन्होंने। ये किसका समाज खराब कर रहे हैं? हमारा समाज तो खराब नहीं कर रहे, ये कनाडा में अपना ही समाज खराब कर रहे हैं, ये अपना ही समाज खराब कर रहे हैं। क्योंकि भारत में कुछ करने की इनकी औकात नहीं है, बस स्प्रे पेंट कर दिया दिल्ली में मेट्रो के बगल में। एक कैन बेचारा किसी बेरोजगार गरीब को पकड़ लिया पंजाब से, उसको बोला कि अले पुत्र दे 10,000 20,000 रुपए,
उसके लिए बहुत है 10-20 हज़ार रुपये, उसका 3-4-5 महीने घर चल जाएगा। बस तुझे कुछ नहीं करना, ये पकड़ ट्रेन का टिकट, ये आने का टिकट, ये जाने का टिकट, ये हाथ खर्च तेरा वहाँ पे, तू जा बस इधर 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 चले जा बेटा, और यहाँ पे जाएगा वहाँ पे बस ये तू बस कुछ नहीं करना, वहाँ पे खालिस्तान जिंदाबाद लिख देना और कहानी खत्म, वापस आ जाना भाग के। वो चुपचाप गया रात के 3 बजे, देखा सब सो रहे हैं, झट से खालिस्तान जिंदाबाद करके फट से बैठे। ये काम करवा रहे हैं टुच्ची हरकत, इससे ज्यादा इनकी औकात है नहीं कुछ। क्योंकि मैं तो कह रहा हूं गुरपतवंत सिंह पन्नू और जितने भी खालिस्तान के जो बड़े बड़े 30 मार खान बनते हैं, इतने बड़े शेर के बच्चे हो तुम, इतने बड़े बहादुर हो तुम, खुले में लिखवाओ यार, खुले में लिखवाओ तुम। मैं आपको न्योता देता हूं भाई साहब, आप अपने बंदे भेजो जो सबसे आपके खतरनाक जो है ना, खड़कू टाइप तेज, आप उनको भेजो, आप उनको नोएडा भेजो, मैं नोएडा में रहता हूं, भेजो और बोलना कि नोएडा के सेक्टर 18 में कोई खास दीवार में अनाउंस करें और ये बोलें कि हम खालिस्तान जिंदाबाद लिखना चाहते हैं, लिखना वहां पे, फिर देखना क्या होता है। फुटबॉल खेलेगी यहाँ पे पब्लिक, फुटबॉल खेलेगी तुम लोगों के साथ, एक यहाँ से लात पड़ेगी, एक वहाँ से लात पड़ेगी, खत्म ही नहीं होगा सिलसिला। रेफरी सीटी बजाता रहेगा, यहाँ पे लातें पड़ती रहेंगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सब देखो, कनाडा को भी ये सोचना चाहिए कि यार अपने देश के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग, दे हैव स्पॉइल्ड देयर ओन कंट्री। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, अब हम आते हैं सवाल और जवाब पर। पहला सवाल ये है कि ओम मुरेकर ये कहते हैं, हेलो मेजर सर, जय हिंद। हेलो ओम जी। लोग कहते हैं कि हलाल मतलब जो सामान है जो कि मुस्लिम से बनाया गया है, शरिया के मुताबिक है। अब हिंदू पूछ रहे हैं कि हमें यह सामान क्यों खरीदना चाहिए जो कि उस कानून के तहत बनाए जो कि हम फॉलो ही नहीं करते। ऑल्सो वाई आर ऑल प्रोडक्ट्स बीइंग मेड हलाल एंड हराम इन अ सेक्युलर कंट्री? इज इट अ कॉन्स्पिरेसी सो दैट मनी अर्न्ड वुड गो टू पर्टिकुलर रिलीजियस पीपल? आई हैव हर्ड दिस हलाल टर्म एंड टेररिस्ट फंडिंग एंड व्हाट डज इट मीन? देखिए, टेररिस्ट फंडिंग के बारे में तो मुझे इतना नहीं पता है, मैंने भी पढ़ा है सोशल मीडिया पे, बट आई डोंट हैव कंक्लूसिव एविडेंस और आई डोंट हैव अ पेपर दैट सेज कि हलाल से कमाया हुआ सामान जो है वो आतंकवाद में जाता है। मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है फिलहाल के लिए, कागज मैंने बड़े पढ़े हैं। लेकिन आपका ये जो है ना, पहली बात तो ये है कि सेक्युलर कंट्री की भी बात नहीं है। सेक्युलर कंट्री का ये मतलब नहीं है, सेक्युलर मतलब एब्सेंस ऑफ रिलीजन नहीं है। देखिए, आप प्रॉब्लम समझिए, आप लोग ना इसको अरबी में कहते हैं लादीनियत, सेक्युलरिज्म को नहीं लादीनियत कहते, एब्सेंस ऑफ रिलीजन को कहते हैं लादीनियत। दीन यानी कि रिलीजन। तो सेक्युलरिज्म डज नॉट मीन लादीनियत। सेक्युलरिज्म का यह मतलब नहीं है कि कोई मजहब के हिसाब से कुछ होगा ही नहीं, ये नहीं है। सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीन्स इक्वालिटी। और ये जो हिंदुओं की लड़ाई है, इक्वालिटी की लड़ाई है, हिंदुओं की जो लड़ाई है। क्योंकि हमारा कोई भी ग्रंथ या कोई भी वेद, कोई भी उपनिषद या फिर हमारे रामायण या महाभारत, कोई भी ये नहीं कहता कि जो गैर हिंदू है वो हमसे छोटा है। हमारी कोई भी किताब ये नहीं कहती कि अगर तुम हिंदू नहीं हो तो तुम नरक में जाओगे, अगर हिंदू हो तभी स्वर्ग में जाओगे। ये सब तो हमारे यहां है नहीं, ये सब, ठीक है ना। वी डोंट हैव दैट कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताता हूं तीसरी बात इसमें। चक्कर ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इज इट अ कॉन्स्पिरेसी सो दैट मनी अर्न शुड गो टू अ पर्टिकुलर रिलीजन पीपल? क्या ये कोई साजिश है? साजिश नहीं है, ये तो सीधा है ना, ये इसमें कोई साजिश वाली बात थोड़ा ना है। कोई साजिश नहीं कर रहा बॉस इसमें। देखिए, जो मीट प्रोडक्ट्स हैं वो जब काटते हैं जानवर को तो इट हैज टू बी डन बाय अ मुस्लिम, मेल मुस्लिम। वो मेल मुस्लिम ही करेगा तभी माना जाएगा, उसकी मान्यता तभी होगी जब वो मेल मुस्लिम करेगा। तो जाहिर सी बात है पैसा भी मेल मुस्लिम को जाएगा। तो इसमें कोई आप कह रहे हैं इस तरह कॉन्स्पिरेसी, कोई साजिश नहीं है, ये तो कानून है। मतलब हलाल का जो लॉ है, लॉ ऑफ हलाल, इट सेज दैट ओनली। आशु धर्सकर, रिस्पेक्टेड सर, अनुराधा जी नमस्कार। हम ये देखते हैं कि अरब कंट्रीज में नेटिव पॉपुलेशन बहुत छोटी है, बट वहां पे कोई डोमिनेंस नहीं है ऑफ अदर कल्चर्स वर्किंग देयर, ठीक है, यानी हाँ समझ गया मैं आपकी बात। बट इन कंट्रीज लाइक यूके एंड यूएसए, स्मॉल इंक्रीज इन पीपल फ्रॉम मुस्लिम नेशन ट्राई टू चेंज द सोशल फैब्रिक। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये बात आपने जो लिखी है ना, ये गलत नहीं है आपकी बात सच है। आपका ये कहना है कि जो अरब देश हैं वहां पे जो अरब हैं वो तो बहुत कम है, वो तो बहुत कम है, ठीक है, और जो बाहर वाले हैं वो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी जो बाहर वाले हैं ना, वो इन छोटे अरब को चेंज नहीं करते या करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर विदेशों में देखें, वेस्ट में देखें, तो वहां पे जब बाहर से मुस्लिम पॉपुलेशन आती है, वो चाहे 10-15% हो, 5% हो, वो 95% को बदलने की कोशिश करती है। उसका कारण ये बात, आपका ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है, ऑब्जर्वेशन सही है। देखिए, बात ये होती है ना कि जो अरब कंट्रीज में लोग जाते हैं, चाहे हिंदू जाएं, सिख जाएं, ईसाई जाएं,
वो वहां के सिटीजन्स नहीं है, उनको आप कभी भी निकाल सकते हैं। अरब कंट्री में आपको मिलती नहीं सिटीजनशिप ऐसे। यू कांट बिकम अ सिटीजन ऑफ दुबई और सऊदी अरेबिया लाइक दैट। आप रहो वहां पे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, जब तक ना मरो, मर भी जाओ वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब आती है जब आप बोलो कि मुझे एक सिटीजन के हुकूक चाहिए, आई वॉन्ट द राइट्स ऑफ अ सिटीजन, आई वॉन्ट सिटीजनशिप, वो आपको नहीं मिलेगी। तो जब आप सिटीजन ही नहीं हैं तो फिर आप क्या ही कर लोगे वहां पे। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट है कि आप आइए, वहां पे रहिए, सिटीजनशिप लीजिए, और जब आप सिटीजनशिप लेते हैं फिर आप जो वहां का गोरा है वेस्टर्न कंट्रीज का, आप उसके बराबर हो जाते हैं, आपको वही हक आपको भी मिलते हैं, फिर आपको जो करना है करो। तो वो हो रहा है वहां पे। जो हिंदूज के सक्सेस का बहुत बड़ा कारण है ना, लोग कहते हैं कि इतने बड़ी बड़ी कंपनीज के, मल्टीनेशनल के, मैंने ऐसे देखो, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए इसमें क्योंकि वो इंडियंस हैं बेसिकली, बट आपने देखा होगा कि ज्यादातर वहां पे फॉरेन कंट्रीज में आपने देखा होगा कि हिंदूज एसिमिलेट वेरी इजीली। हमारा क्या, हमारे खुद के रिलीजन में इतनी डाइवर्सिटी है ना, हमारे खुद के रिलीजन में कट्टरपना बिल्कुल नहीं है, डाइवर्सिटी इतनी है कि हम अलग बंदे के साथ बैठ के भी अपनी आइडेंटिटी बिना खोए हम किसी और के साथ दोस्ती कर सकते हैं। आप वहीं पे देखिए पाकिस्तानियों को, राइट, या आप देखिए यमन के जो लोग आए हैं, ठीक है ना, वो आपस में दूसरे से कटे कटे घूमेंगे वहां पे। अब जो बंदा यमन से आया है, जो पाकिस्तान से आया है, वो भाग के आ गया लंदन, वो पता नहीं लंदन में दोबारा पाकिस्तान क्यों बनाना चाहता है। अगर पाकिस्तानी बनाना था, अगर लंदन को लाहौर बना था, तो आए क्यों फिर, लाहौर में तो बैठे थे तुम पहले से। तो दूसरे को चेंज करना, मैंने एक बात देखी हिंदुओं में ये चीज है कि वी डोंट ट्राई टू चेंज एनीबडी, एंड वी आर ऑलवेज दिस थिंग, कि हमारे मन में एक बात रहती है कि, ये मैंने कई लोगों में देखा, मैं कई 100 लोगों से मिला हूं, एक मन में बात है कि यार ठीक है, हम कहीं पे आए हैं, ठीक है, हमारे भी हक हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ये हक नहीं है कि हम तुम्हारे सर पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाएं। तो लक्ष्मण रेखा जो है, ये आप देखेंगे कि काफी लोग फॉलो करते हैं, दे हैव दैट इनर दिस थिंग दैट कि यार ये हमें नहीं करना, ये गलत है, ये सही है ना। और रिलीजन के मामले से भी इतने वो नहीं होते हैं हिंदूज एग्रेसिव ना, दे आर मोर लाइक कि लेट्स वर्क हार्ड, लेट्स बी सक्सेसफुल एंड ऑल दैट। सो रिलीजन का मनाएंगे, दिवाली दशहरा मनाएंगे, लेकिन ठीक है, मतलब सबको लेके चलते हैं, गोरों को भी लेके चल रहे हैं, जो वहां पे और भी कम्युनिटीज हैं सबको लेके चल रहे हैं, तो इस टाइप का होता है। करण अय्यर, कैन यू गिव योर इनसाइट अबाउट द रेफ्यूजी क्राइसिस मिजोरम एंड म्यांमार रेफ्यूजीज इन्फिल्ट्रेटिंग एंड हाउ सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, ये जो मिजोरम में जो लोग आ गए हैं या म्यांमार के रेफ्यूजीज आ गए हैं, ये कितनी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है। ये तो है ही यार सिक्योरिटी थ्रेट, आज से थोड़ा ना आ रहे हैं, ये आज से नहीं आ रहे बॉस, सिक्योरिटी थ्रेट बहुत बड़ी है ये, लेकिन वहां पे जो टेरेन है वो ऐसी है कि बहुत मुश्किल है रोकना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वहां पे बीएसएफ हो, असम राइफल्स हो, इंडियन आर्मी हो, बहुत मुश्किल है रोकना। टेरेन ऐसी है कि लाखों ट्रूप्स डाल दो वो नहीं रोक पाएंगे, मतलब काफी हद तक रोक भी पाते हैं, नहीं भी रोक पाते यार, क्या करेंगे बताइए, यू कांट डू मच। ये इशू है। आप जो कह रहे हैं कि इज इट अ सिक्योरिटी थ्रेट, आपको पता है 1971 की लड़ाई हुई क्यों थी? उसकी 4-5 वजह थी 1971 की लड़ाई की, पर एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है, वहां से लाखों दर लाखों लोग भारत के अंदर आ गए थे, भारत को डैमेज होने लगा था। दैट इज वाई इंडिया हैड टू फाइनली गो फॉर वॉर। मतलब और भी वजह थी, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा यही वजह थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह थी वाई इंडिया वेंट टू वॉर विद पाकिस्तान इन 1971। द पॉपुलेशन दैट वाज स्ट्रीमिंग इनटू इंडिया, इलीगल रेफ्यूजीज, हमारी इकोनॉमी का बैंड बजा दिया था यार उन लोगों ने। इतने लोग आ गए, डर के मारे आए वहां से, वो अलग बात है, वही आज का भी हो रहा है। देश अपना ले लिया, बंदे फिर वापस भेज दिए। यार ये मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आया। देश भी तुम्हें अलग चाहिए, फिर तुम्हें भारत भी आना है, एक मन बना लो ना यार। देश अलग चाहिए, ठीक है, देन स्टे देयर, यू वांट अ कंट्री, स्टे देयर, डोंट कम हियर। अब तुम्हें देश भी अपना चाहिए, फिर तुम्हें अपने देश को छोड़ के इंडिया में आके सेटल भी करना, पता नहीं क्या ही चल रहा है यार। तो दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।